So our next question is, why do we need extended source for studying interference instead of point source? अगर हम पॉइंट सोर्स यूज़ करते हैं तो रेज जो हैं वो डाइवर्ज होंगी और थिन फिल्म के ऊपर इंसिडेंट होंगी। तो वो जब हम रिफ्लेक्टेड सिस्टम इसका देखेंगे इंटरफेरेंस पैटर्न, तो उसका रेंज का जो कवर होगा वो कम होगा। लेकिन अगर हम एक्सटेंडेड सोर्स यूज़ करेंगे, एक्सटेंडेड सोर्स का मतलब द रेज आर ऑलमोस्ट पैरेलल। पॉइंट सोर्स का मतलब रेज जो है पॉइंट सोर्स से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो रेज पैरेलल नहीं होंगी, रेज जो है वो डाइवर्ज कर रही है फ्रॉम दिस पॉइंट सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स से रेज दे आर पैरेलल। बहुत दूर है सोर्स, या फिर आप एक और भी तरीके से बना सकते हैं, जो भी सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है, उसको फोकस में रख के एक लेंस यूज़ कर सकते हो और रेज जो है क्या हो जाएंगी, पैरेलल हो जाएंगी। अगर ये पॉइंट सोर्स इस लेंस के फोकस पर है तो रेज पैरेलल हो जाएंगे एंड दिस सिस्टम विल एक्ट एज एक्सटेंडेड सोर्स। और अगर एक्सटेंडेड सोर्स हम यूज़ करते हैं तो रेज दे आर पैरेलल, और जब वो थिन फिल्म के ऊपर इंसिडेंट होंगी तो हमारी आँख के ऊपर ज़्यादा रेज पहुँच पाएंगी, तो हम वाइड रेंज फिल्म का कवर कर पाएंगे, ऑब्जर्वेशन में ला पाएंगे, एंड दैट्स वाई वी यूज़ द एक्सटेंडेड सोर्स। ये अपने दिमाग में रखिएगा। नेक्स्ट जो है हमारा, दैट्स इंटरफेरेंस इन वेज शेप्ड फिल्म। तो वेज शेप ये आपके सामने, ठीक है, दो सर्फेसेस हैं, एक सर्फेस ए बी है, एक सर्फेस आपके पास ए डी है, और दोनों के बीच में एंगल थीटा है। अब रे जब हम इंसिडेंट करेंगे, ठीक है, ये ए डी एंड ए बी, ये दो सर्फेसेस हैं, दोनों के बीच में एंगल थीटा है, इसीलिए वेज शेप्ड हो गया। जो बीच में फिल्म आई एयर की है, चाहे कोई लिक्विड है, ठीक है, ट्रांसपेरेंट, तो वो आपके पास कैसी शेप उस फिल्म की बन गई, दैट इज़ वेज शेप्ड। आपके पास जो फिल्म है वो सीधी इस तरीके से नहीं है कि इक्वल थिकनेस हो हर एक पॉइंट के ऊपर। आपके पास जब दो सरफेसेस उनके बीच में एंगल थीटा की बात हो रही है, तो बीच में जो भी फिल्म आपके पास बनी दैट इज़ वेज शेप, क्योंकि ये शेप ही आपके पास वेज बन गया, तो बीच में जो फिल्म है उसकी शेप भी आपके पास क्या होगी, वेज शेप्ड हो गई। और इंटरफेरेंस हमने स्टडी करना है, तो वो इंटरफेरेंस किन रेज के बीच में होगा। सपोज मोनोक्रोमेटिक लाइट सोर्स हम यूज़ करते हैं। मोनोक्रोमेटिक मीन्स, मोनो मीन्स सिंगल, क्रोम मीन्स कलर, तो सिंगल कलर की वेवलेंथ, ठीक है, लाइट की है, तो वो हम मोनोक्रोमेटिक लाइट हम उसको कहते हैं। सिंगल कलर मतलब सिंगल वेवलेंथ, तो वो इंसिडेंट हो रही है। सपोज ये रे इंसिडेंट हुई, ये रेड कलर में जो रे डायग्राम मैंने बना रखा है, पी पॉइंट पर इंसिडेंट हुआ, तो पी पॉइंट पर पार्शियल रिफ्लेक्शन एंड पार्शियल रिफ्रैक्शन, ये जो रे फिर पार्शियल रिफ्रैक्शन हुई, ठीक है, इस पॉइंट के ऊपर फिर दोबारा इसकी रिफ्लेक्शन होगी। सपोज दिस पॉइंट को नाम दे देते हैं क्यू, ठीक है। तो P से Q तक जो रे जा रही है दैट इज रिफ्रैक्टेड रे, लेकिन Q पॉइंट पर फिर दोबारा रिफ्लेक्शन होगा। ये रिफ्लेक्शन होने के बाद ये रे यहाँ पहुँचेगी, ठीक है। आप इसको पॉइंट को नाम R दे सकते हैं, तो R पॉइंट के ऊपर दोबारा रिफ्रैक्शन हुआ, लेकिन जिस हिस्से से रेज आई थी उसी हिस्से में जो रिफ्लेक्टेड सिस्टम हमारे पास बन रहा है, द रे R1, जो रिफ्लेक्शन P पॉइंट के ऊपर हुआ, दिस इज रे R1, और रे R2, ये रिफ्लेक्शन के बाद जो आई दैट इज रे R2, लेकिन ये दोनों रेज हम क्या कंसिडर करेंगे, इन द रिफ्लेक्टेड सिस्टम, और इन दोनों के बीच में इंटरफेरेंस की हम बात करेंगे। तो सपोज ये सारा काम किस थिकनेस पर हो रहा है, T थिकनेस पर, और ये पॉइंट जो है जिस पॉइंट पर हम इसकी बात कर रहे हैं, रेस की बात कर रहे हैं, दैट इज एट डिस्टेंस x फ्रॉम द पॉइंट एज ऑफ द वेज के ये ए पॉइंट से, जहाँ से जस्ट ये वेज स्टार्ट हुआ था, ठीक है, आपने
इंटरफेरेंस की जो बात करनी है एट डिस्टेंस x, और उस डिस्टेंस x के ऊपर जो थिकनेस है दैट इज t। ये थोड़ी सी बातें पहले से आपको रखनी पड़ेंगी। और अगर मैं t और x के बीच में रिलेशनशिप की बात करूं तो ऑब्वियस सी बात है t बाय x दैट इज टेंजेंट थीटा। ठीक है, ये आपके पास कैसी ट्रायंगल बन जाएगी, इट विल बी ए राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें ये परपेंडिकुलर का काम कर रहा है और ये बेस का काम कर रहा है। तो t डिवाइडेड बाय x परपेंडिकुलर ओवर बेस दैट इज टेंजेंट थीटा। तो t ओवर x इज टेंजेंट थीटा। बट थीटा जनरली ये दिखाने के लिए थीटा काफ़ी ज़्यादा कंसिडर किया है, बट ये वेज शेप जो है ये बहुत ही कम एंगल का है। इट्स वेरी वेरी स्मॉल, रादर इससे भी कम है। ठीक है, हम ऐसी फिल्म्स की बात कर रहे हैं और क्योंकि जो थिकनेस होती है फिल्म की काफ़ी कम होती है और हम इंटरफेरेंस पैटर्न फिर ऑब्जर्व करते हैं, तो जनरली थीटा काफ़ी कम होता है। तो अगर ऐसी बात है, हम क्या कह रहे हैं, टेंजेंट थीटा इज t डिवाइडेड बाय x। ठीक है, ऐसी बात करने के बाद जब हम t डिवाइडेड बाय x को क्या कर रहे हैं, दैट इज टेंजेंट थीटा, एंड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। ठीक है, थीटा बहुत कम है, देन टेंजेंट थीटा, ठीक है, इज नियरली इक्वल टू थीटा एंड इट इज t बाय x। तो t क्या लिखा जा सकता है, दैट इज थीटा इंटू एक्स, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो t और थीटा में ये रिलेशनशिप आ गया, मतलब थिकनेस ऑफ द फिल्म एंड एंगल थीटा। ठीक है, t एंड थीटा, x के साथ क्या रिलेशनशिप है उसकी बात हमने कर दी। अब आपको पता है कि जो पाथ डिफरेंस होता है बिटवीन द रेज, ठीक है, एट थिकनेस t हम बात कर रहे हैं। ठीक है, पाथ डिफरेंस कितना होगा इस t थिकनेस के ऊपर बिटवीन द रेज, हम पहले भी निकाल चुके हैं जब भी हमने थिन फिल्म की बात की है, दैट इज 2 mu t cos r। r इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अगर ऐसी बात है कि 2 mu t cos r, ठीक है, दैट इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन द रेज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम अपर सरफेस एंड लोअर सरफेस। ठीक है, तभी आपके पास रिफ्लेक्टेड सिस्टम बना है। तो R1 और R2 जो हमने रेज कंसिडर की थी, ठीक है, एक अपर सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात है और एक लोअर सरफेस से रिफ्लेक्शन की बात है। इनके बीच में इंटरफेरेंस की बात हो रही है और इनके बीच में पाथ डिफरेंस क्या होगा हम उसकी बात कर रहे हैं। और ये दोनों रेज बहुत ही क्लोज होंगी बिकॉज द थीटा विल बी वेरी वेरी स्मॉल। तो 2 mu t cos r दैट इज द पाथ डिफरेंस। ठीक है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो 2 mu t cos r, अगर मैं डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए बात करूं, ठीक है, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जब हमने थिन फिल्म्स की बात की थी तो जो कंडीशंस थी डिस्ट्रक्टिव और कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेस के लिए वो कुछ ऐसी थी कि अगर ये 2 mu t cos r n लैम्डा के बराबर है तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, हालांकि जब पाथ डिफरेंस n लैम्डा होता है तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। लेकिन ये थिन फिल्म की बात हो रही है, थिन फिल्म में एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इंट्रोड्यूस होता है। ठीक है, एक रे के लिए। तो अगर ऐसी बात है, ये हम डिस्कस भी कर चुके हैं पहले। ठीक है, वहाँ आपके पास जो थिन फिल्म्स थी उसमें वेज शेप नहीं है, बस इतना है, लेकिन इसमें वेज शेप है। लेकिन रिफ्लेक्टेड सिस्टम में जो 2 mu t cos r, ठीक है, उसके लिए कंडीशन है डार्क फ्रिंजेस के लिए दैट इज n लैम्डा। ठीक, तो एडिशनल पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 का इंट्रोड्यूस हुआ है, तो इसलिए आपके पास कंडीशन जो है वो रिवर्स हो चुकी हैं। तो 2 mu t cos r दैट इज n लैम्डा किसके लिए, डार्क फ्रिंजेस के लिए। और नॉर्मल इंसिडेंस अगर होता है, इसका मतलब है आप जो इस वेज शेप के ऊपर इंसिडेंस कर रहे हो, ठीक है, इस एडी के ऊपर, ठीक है, जो इंसिडेंट हो रहा है दैट इज नॉर्मली, तो आपके पास एंगल ऑफ इंसिडेंस आपके पास क्या हो गया, दैट इज 0। तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी 0 हो जाएगा, ये नॉर्मल के अलॉन्ग ही आ जाएगा। इस वक्त थोड़ा सा हमने एंगल पर कंसिडर किया है, थोड़ा सा इसको बेंड भी कंसिडर किया है, लेकिन ये सीधा ही आगे आ जाएगा, आप ऐसा कह सकते हैं, बिकॉज द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी आपके पास 0 होगा। अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है, ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस सरफेस के ऊपर होता है, अगर ये सरफेस है, सपोज सरफेस ऐसे है, तो ये अगर नॉर्मल इंसिडेंस होता है तो यही नॉर्मल है, इसी के साथ रे ने कितना एंगल बनाया, 0, और रिफ्रैक्टेड रे भी कितना एंगल बनाएगी, दैट इज 0।
तो स्मॉल आर आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज 0। स्मॉल आर इज एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो 2 म्यू टी, क्योंकि कॉस आर आपके पास 1 बन जाएगा, स्मॉल आर 0 है, कॉस 0 1, तो 2 म्यू टी इज n लैम्डा। और आपने t की वैल्यू को अभी थोड़ी देर पहले बताया था, t इज x थीटा। ठीक है, t की वैल्यू x थीटा हमने सब्स्टिट्यूट कर दी। जैसे ही हमने x थीटा सब्स्टिट्यूट की तो x के ऊपर क्या कंडीशन निकल के आई, अगर मैं x के ऊपर बात करूं तो x इज n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा, एंड n इज 0 1 2 3 4। इन पॉइंट्स के ऊपर मुझे क्या मिलेगा, डार्क फ्रिंजेस, मतलब मिनिमम मिलेगा। और अगर फ्रिंज विड्थ की बात करें, ठीक है, तो फ्रिंज विड्थ आपके पास क्या होता है, जैसे पहली डार्क फ्रिंज आई, ठीक है, दूसरी आई, तीसरी आई, ये डार्क फ्रिंजेस हैं। तो डार्क टू डार्क ये डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस, या फिर ये डिस्टेंस। तो अगर मैं nth की बात करूं और n-1th की बात करूं, तो इन दोनों के बीच में जो भी डिस्टेंस होगा दैट इज द फ्रिंज विड्थ। कोई भी आप कंसिडर कर सकते हैं, 2 कंसेक्यूटिव फ्रिंजेस उसकी बात हम कर रहे हैं। तो हमने जो चूज किया वो एक कंसिडर किया n+1, ठीक है, मतलब आपने nth फ्रिंज कंसिडर किया सपोज, ठीक है, बहुत सारे इस तरीके से फ्रिंजेस हैं, सपोज एक nth किया तो उससे अगला n+1th कर लिया और इन दोनों में डिफरेंस कर लिया। ठीक है, तो आपके पास बीटा दैट इज xn+1 माइनस xn, और x आपके पास n के साथ कैसे वेरी कर रहा है, n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा। तो जब xn+1 की बात करेंगे तो यहाँ n+1 हो जाएगा, और xn की बात करेंगे तो ये सारा n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा एज इट इज आ जाएगा। तो फ्रिंज विड्थ आपके पास क्या बनेगी, फ्रिंज विड्थ विल बी n+1 लैम्डा, ठीक है, वो n की बजाय n+1 कर दिया, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा, n लैम्डा वो n की बजाय n ही रहने दिया। तो जब आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये सारा ये n टाइम्स जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम्स रह जाएगा। मेरा कहने का मतलब है इसको स्प्लिट कर दिया हमने। ठीक है, इसको अगर लिखने वाली बात है तो हमने क्या लिख दिया, इक्वल्स टू n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा प्लस ये n के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 1 के साथ होगा तो लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा, ये पहला वाला पार्ट आ गया, माइनस n लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा, और ये आपके पास क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्या बचा, लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा। तो बीटा इज लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा। और अगर एयर की फिल्म है तो म्यू 1, तो बीटा आपके पास लैम्डा बाय 2 थीटा, ये बन जाएगा इक्वेशन नंबर 4। ये किसके लिए, फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ठीक है, अब ब्राइट फ्रिंजेस की अगर बात की जाए तो ब्राइट फ्रिंजेस में आपके पास यही 2 म्यू टी कॉस आर किसके बराबर निकल के आएगा, दैट विल बी, तो ब्राइट फ्रिंजेस के लिए यही 2 म्यू टी कॉस आर दैट विल बी नॉट n लैम्डा, इट इज 2n+1 लैम्डा। ये करेक्शन आपने करना है, 2n+1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, ये करेक्शन आपने कर लेना है, 2 म्यू टी कॉस आर दैट इज 2n+1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, आगे ठीक है, नॉर्मल इंसिडेंस की बात कीजिए तो r आपके पास फिर वही 0, कॉस आर 1 बन जाएगा, तो 2 म्यू टी दैट इज 2n+1 लैम्डा बाय 2। ठीक है, और t की वैल्यू वही x थीटा, ये सब शूट आपने कर दी, तो x आपके पास क्या हो जाएगा, दैट इज इक्वल्स टू 2n+1, इट इज 2n+1, इट्स ब्रैकेट। ठीक है, 2n+1 लैम्डा बाय 2 डिवाइडेड बाय 2 म्यू थीटा, ये 2 म्यू नीचे आ जाएगा, थीटा भी नीचे आ जाएगा, 2n+1 लैम्डा बाय 2 ऊपर एज इट इज। अब अगर दोबारा फ्रिंज विड्थ की बात करें तो फ्रिंज विड्थ फिर आपके पास वही, ठीक है, आपने अब ब्राइट फ्रिंजेस कंसिडर कर लेनी है, तो nth फ्रिंज उसके लिए आप लोकेशन की बात कर ही रहे हो, n+1th की बात करेंगे तो इस n को रिप्लेसमेंट मिलेगी n+1 से। ठीक है, xn+1 इट्स द लोकेशन ऑफ द n+1th ब्राइट फ्रिंज। तो n की बजाय हमने क्या लिख दिया यहाँ, 2 तो इसका अपना है, n को अपने n+1 लिख दिया, ये 1 इसका अपना है। ठीक है, और ये लैम्डा बाय 2, ये 1 इसका अपना, ये तो 2 इंटू n की बजाय n+1 प्लस 1
लैम्डा बाय 2, ठीक है, 2 म्यू थीटा। माइनस xn ये मतलब एज इट इज सारा, और फिर उसी तरीके से जब कैंसलेशन हो जाएगी तो इट विल कम आउट टू बी लैम्डा डिवाइड बाय 2 म्यू थीटा। ये कैंसलेशन आप कर सकते हैं। और एयर की फिल्म के लिए अगर बात की जाए तो बीटा इज लैम्डा बाय 2 थीटा। तो आपने जब डार्क फ्रिंजेस की बात की तब भी आपके पास वही निकल के आया, जब आपने ब्राइट फ्रिंजेस की बात की तब भी आपके पास वही फ्रिंज विड्थ निकल के आई। थिकनेस आपके पास इक्वल है दोनों की अगर बात की जाए। आपने जब डार्क फ्रिंजेस में बात की थी तो बीटा आपके पास लैम्डा डिवाइडेड बाय 2 थीटा ही निकल के आया था, और अभी ब्राइट फ्रिंजेस की जो बात कर रहे हैं तो उसमें भी बीटा आपके पास यही निकल के आया है, दैट इज लैम्डा बाय 2 थीटा। तो फ्रिंजेस दे आर ऑफ इक्वल थिकनेस, ये भी चीज दिमाग में बैठ जानी चाहिए। नाउ व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ द एयर वेज शेप्ड फिल्म? इट इज यूज्ड फॉर डिटर्मिनिंग द डायमीटर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। किसी ऑब्जेक्ट का डायमीटर अगर आपको चाहिए तो आप उसको इस इंटरफेरेंस पैटर्न से डिटर्मिन कर सकते हैं। और वो कैसे? जिस भी आप ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं जिसका आपको डायमीटर चाहिए, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आप वेज शेप्ड फिल्म की बात कीजिए, मतलब उतने थीटा की बात कीजिए। आपने किस लेंथ के ऊपर इस ऑब्जेक्ट को कंसिडर करना है, उस लेंथ के ऊपर उसके कॉरस्पॉन्डिंग उतना वेज शेप्ड फिल्म आप बना दीजिए। और आपको ये डिटरमिन करना है फिर कि ये कितना है। माइंड इट, ये डायग्राम आपके पास बहुत बड़ा है लेकिन ये डिस्टेंसेस जो होंगे वो बहुत ही छोटे होंगे जिनको हमें डिटरमिन करना है। दे वेरी वेरी स्मॉल, अदरवाइज हम डायरेक्ट डिटर्मिनेशन कर लेते हैं बाय स्केल, ठीक है, बट दे आर वेरी वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स, मतलब ये ऑब्जेक्ट्स बहुत ही छोटे हैं। फिल्म इज़ वेरी वेरी थिन, ठीक है, वेज शेप्ड है लेकिन इट्स वेरी वेरी थिन। तो डायमीटर आपको डिटरमिन करना है तो आप उसके कॉरस्पॉन्डिंग बात कर रहे हैं। तो आप क्या करेंगे, उतने एंगल का, ठीक है, थिन फिल्म बना लेंगे वेज शेप्ड, और फिर इल्यूमिनेट करेंगे मोनोक्रोमेटिक लाइट से नॉर्मली ऑन द सरफेस, और आप इंटरफेरेंस पैटर्न देखेंगे, रादर आप ऑब्जर्व करेंगे फ्रिंज विड्थ। तो फ्रिंज विड्थ डिटरमिन करने के बाद बीटा इज लैम्डा बाय 2 थीटा हमें पता है, तो थीटा इज लैम्डा बाय 2 बीटा, ठीक है, ये सीधी सीधी बात आ रही है। अब अगर बात की जाए व्हाट इज थीटा, तो d बाय एल, क्योंकि l लेंथ के ऊपर आप ये चीज देख रहे हो, तो d बाय एल दैट इज टेंजेंट थीटा, बट थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल। तो अगर ऐसी बात है तो d बाय एल दैट इज टेंजेंट थीटा, ठीक है, एंड थीटा इज वेरी वेरी स्मॉल, तो टेंजेंट थीटा इज नियर इक्वल टू थीटा, ठीक है, तो थीटा इज d बाय एल। तो आपके पास दो तरीके से आपने थीटा कंसिडर कर लिया, लैम्डा बाय 2 बीटा, बीटा इज द फ्रिंज विड्थ, ठीक है, और लैम्डा इज द वेवलेंथ ऑफ द वेव्स, लाइट जो आपने इंसिडेंट की थी वेज शेप्ड फिल्म के ऊपर। तो थीटा आपके पास लैम्डा बाय 2 बीटा वैसे है, और थीटा आपके पास d बाय एल भी है, तो दोनों को इक्वेट कर दीजिए। तो d बाय एल दैट इज लैम्डा बाय 2 बीटा, d बाय एल दैट इज लैम्डा बाय 2 बीटा, तो d आपके पास क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज लैम्डा एल डिवाइडेड बाय 2 बीटा। तो इस तरीके से डायमीटर आप ऑब्जेक्ट का निकाल सकते हैं। दिस इज द यूज ऑफ द वेज शेप्ड फिल्म। तो ये आर्टिकल अब आपने कर लेना है। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल होगा दैट विल बी रिगार्डिंग द न्यूटन रिंग्स, और इसका एक्सपेरिमेंट भी मैंने आपको न्यूटन रिंग्स का अलग से वीडियो में शेयर किया हुआ है, और उसको आपने ज़रूर देखना है, ठीक है, तभी हम इसके डिस्क्रिप्शन जो है न्यूटन रिंग्स की फिर करेंगे। जो मेरा नेक्स्ट आर्टिकल होगा दैट इज़ न्यूटन रिंग्स, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अभी तक के लिए इतना।